हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे सेशन नंबर 154 की। पहले देखिए, फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस हैं। आज मैंने पैसेज नहीं लिया है, माफ़ी चाहता हूँ। ये भूल गया था एक्चुअल में मैं स्लाइड बनाते टाइम पे, इसलिए चलो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज तो। तो पिछले जो सेशन था ना अपना 153, उस 153 में जो आंसर्स दे रखे, 2 आंसर्स देने के लिए मैंने आपको कहा था, दोनों का ही आंसर बी आएगा। ठीक है? एक तो जो टोन था वो कंसर्न्ड वाला टोन था, चिंतित था लेखक। ठीक है? और दूसरा वो जो था ना, कंफर्ट बैंड किसको टारगेट रेंज है, मतलब आरबीआई की, उसके लिए बी आंसर आना चाहिए। तो चलो पहले तो आप ये वाला करके देखो। डोंट स्टेयर डैश पीपल, इट्स रूड। लोगों को घूरो मत, ये असभ्यतापूर्ण है। तो साहब, स्टेयर के साथ में क्या लगता है? एट लगता है। डोंट स्टेयर एट पीपल। दिस रूल अप्लाइज, अप्लाई के साथ टू लगता है। स्टेयर का मतलब घूरना है, अप्लाई का मतलब लागू करना है। ये रूल अप्लाई होता है सभी विद्यार्थियों पर। शी इज श्योर ऑफ, श्योर ऑफ का मतलब है निश्चिंत होना, तो उसे पक्का पता है, उसे पक्का विश्वास है अपने सफलता को लेकर। द चाइल्ड वॉज रेस्क्यूड, रेस्क्यूड में फ्रॉम लगेगा। रेस्क्यू का मतलब होता है बचना, तो बच्चे को बचाया गया खतरे से, रेस्क्यू किया गया। होरी चार्ज्ड विद, चार्ज का मतलब है आरोप लगाना, तो उस पर आरोप लगाया गया है मर्डर का, उस पर आरोप है हत्या का। ठीक है? तो ये तो फिक्स प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चंस थे। इसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस 165 तक हो चुकी है। बहुत लंबा सफर हो गया हमारा। 154th सेशन है। लगातार हम लोग ये सेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? और मैंने आपसे जैसा कि कहा था, कोई फेस्टिवल का अवकाश नहीं होगा, कोई संडे की छुट्टी नहीं होगी, हर दिन आपको ये सेशन मिलेगा। तो थोड़ी सी आप भी इसकी कद्र करते हुए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और जो कुछ भी सिखाया है उसको इतना अच्छे से आ, याद कर लो, कंठस्थ कर लो कि वो चाहकर भी तुम ना भूल पाओ। तब तो मेरी मेहनत भी सफल हो जाएगी, और तुम्हारा जो टाइम तुमने दिया है, ये 30 35 40 मिनट इस वीडियो को देखने में, वो भी फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है? ये सब नोट डाउन करते रहना, पिछला सब याद रखते रहना। क्या पूछा देखो। हिट और मिस, हिट और मिस का मतलब है अनसर्टेन इन क्वालिटी और सक्सेस, मतलब अनिश्चितता हो, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गुणवत्ता होगी कि नहीं होगी। हिट और मिस मतलब जो तुमने मान लो कोई चीज हिट करी है, कोई एरो ऐसे फेंक के मारा है, या फिर कोई चीज आपने हिट करी है, वो चीज टारगेट पे लगेगी या नहीं। हिट कर दोगे या मिस कर दोगे, तो सफल होगे या असफल होगे, उस चीज में क्वालिटी रहेगी या नहीं रहेगी। द रिजल्ट ऑफ द दिस प्लान आर हिट और मिस। जो परिणाम है इस योजना के, वो अनसर्टेन है क्वालिटी और सक्सेस में। हिट आउट एट, इसका मतलब क्रिटिसाइज करना है, आलोचना करना है। तो हिट आउट एट, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। हिट मतलब प्रहार करना है। आउट मतलब किसी को बाहर ले जाके उस पे प्रहार कर रहे हो, तो सीधी बात है, आप उसकी पब्लिकली बेइज्जती कर रहे हो, उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हो उसको। ठीक है? तो द लीडर हिट आउट एट द अपोजिशन इन हिज स्पीच, नेता ने अपने भाषण में विपक्ष पर हमला बोला, विपक्ष को क्रिटिसाइज किया। मेक अ मोकरी ओ, मोकरी का मतलब होता है मखौल, मजाक, उपहास। मेक मतलब बनाना, किसी का मजाक बनाना, किसी का उपहास करना। तो टू मेक समथिंग लुक फुलिश और यूजलेस, है ना, मतलब किसी को ये दिखाना कि वो फुलिश है, यूजलेस है। हिज केयरलेस एटीट्यूड मेड अ मोकरी ऑफ द होल कॉम्पिटिशन, उसका जो लापरवाहीपूर्ण रवैया था, उसने पूरे कंपटीशन को एक उपहास बना दिया, मजाक का विषय बना दिया। ठीक है? आगे चलें। 166 तक हो गया, ओ सॉरी 168 तक। 169, रन अराउंड। रन का मतलब दौड़ना है, अराउंड का मतलब इर्द गिर्द है, इर्द गिर्द दौड़ रहे हो, कंटिन्यू मतलब बहुत व्यस्त हो कोई काम करने में। तो टू बी वेरी बिजी डूइंग मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें करने में व्यस्त होना, इधर उधर भागना। आई हैव बिन रनिंग अराउंड ऑल डे प्रिपेयरिंग फॉर द इवेंट, मैं पूरे दिन इवेंट की तैयारी में इधर उधर भागता रहता हूँ। रन इन द फैमिली, फैमिली में कोई चीज रन कर रही है, कोई चीज चलन में है ना? तो परिवार में चलन होना, विरासत में मिलना, अ क्वालिटी और ट्रेट शेयर्ड बाई मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। एक कोई क्वालिटी हो या ट्रेट का मतलब है कोई विशेषता हो, कोई भी गुणवत्ता या विशेषता जो एक ही परिवार के सदस्यों के द्वारा शेयर की जाती हो, उसको बोलते हैं रन इन द फैमिली। ठीक है? फैमिली में रन हो रही है, फैमिली में वो चीज चल रही है। आर्टिस्टिक टैलेंट रन्स इन देयर फैमिली, मतलब आर्टिस्टिक जो प्रतिभा है वो उनके परिवार में चलन में है, ट्रेंड में है।
फ्रेजल वर्ब्स हमने डिस्कस कर लिए भाई अब तक 105 106। देखिए, कम अप अगेंस्ट, कम मतलब आना, अप का मतलब ऊपर, और जैसे ही ऊपर आए तो आपने पाया अपने आप को किसी चीज के अगेंस्ट, आप किसी चीज के विरोध में खड़े हो गए या कोई आपके विरोध में खड़ा हो गया, तो कोई चीज विरोध में है तो वो आपके लिए ट्रबल या प्रॉब्लम खड़ी करेगा। तो टू फेस अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, किसी समस्या से सामना होना। द टीम केम अप अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के अगेंस्ट आई, मतलब उसका स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन से सामना हुआ। कम थ्रू विद, कम मतलब आना, थ्रू मतलब किसी में से होकर, ये मीडियम के लिए आता है, और विद मतलब कोई चीज लेकर आप आए हो, आप मुसीबतों से होकर आए हो और कोई चीज आपके लिए लेकर आए हो। ठीक है, कोई व्यक्ति आया, मुसीबतों से होकर गुजर कर गुजर कर आया और वो साथ में कुछ लेकर आया आपके लिए। तो वो क्या है, उसने जो प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे लिए जो जो कुछ भी बन सकेगा वो करूंगा, वो उसने कमिटमेंट पूरा किया है, वो वादा पूरा किया है। टू प्रोवाइड और डिलीवर व्हाट वाज प्रॉमिस्ड। द स्पॉन्सर फाइनली केम थ्रू विद द फंड्स, स्पॉन्सर अंततः वो फंड्स उसने जुटा लिया, फंड्स का उसने प्रॉमिस किया था और वो उसने पूरा किया। वर्क ऑफ, वर्क का मतलब काम करना, ऑफ का मतलब सेपरेशन होता है, अलगाव होता है, डिटैच करना होता है। टू गेट रिड ऑफ समथिंग बाय एक्टिविटी, काम करके आपने स्ट्रेस को दूर भगा दिया, आपने काम किया और स्ट्रेस को ऑफ कर दिया, अपने से अलग कर, डिटैच कर दिया। तो मेहनत से कम करना कोई चीज को है निकालना। ही वेंट फॉर अ रन टू वर्क ऑफ हिज एंगर, वो दौड़ने के लिए चला गया, किस लिए, गुस्सा कम करने के लिए, गुस्से से छुटकारा पाने के लिए, है ना, ये वर्क ऑफ है। तो नेमोनिक जो मैं बताता हूं, अगर आपने ध्यान से सुना होगा और जैसा बताया है उसी लैंग्वेज में उसको नोट कर लिया होगा, तो यकीन मानिए भूलोगे ही नहीं, याद रहेगा परीक्षा में भी। वर्क ऑफ वंस डेट, डेट मतलब कर्ज है, वर्क ऑफ मतलब काम करके आपने अपना कर्ज जो है वो ऑफ कर दिया, सेपरेट कर दिया, डिटैच कर दिया अपने आप से, मतलब उस कर्ज को चुका दिया। टू रीपे मनी बाय डूइंग लेबर और सर्विस, धन वापस पे करना, कैसे, मेहनत करके, सेवा करके। ही वर्कड ऑफ हिज डेट बाय हेल्पिंग ऑन द फार्म, उसने अपना कर्ज चुकाया कैसे, खेत पर काम करने में सहायता करके। ठीक है, फार्म में उसने काम किया। स्पीक आउट, स्पीक का मतलब बोलना, आउट का मतलब बाहर। तो अगर आप कोई चीज बाहर बोल रहे हैं तो सार्वजनिक कर रहे हैं, और सार्वजनिक कर रहे हो तो मतलब आप पब्लिकली अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर रहे हो। तो द एक्टिविटीज स्पोक आउट अगेंस्ट करप्शन, जो एक्टिविस्ट है, जो कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, सॉरी एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविस्ट ने करप्शन के अगेंस्ट अपने व्यूज हैं वो एक्सप्रेस किए। ये कहानी है, ठीक है भाई। आइए अब हम बात करें वन वर्ड्स की। वन वर्ड्स में 46 है हेरेटिक। हेरेटिक क्या होता है, हेरेटिक होता है विधर्मी, विधर्मी मतलब परंपरा विरोधी। ठीक है, तो अ पर्सन हु होल्ड्स बिलीव्स कॉन्ट्रेरी टू द एस्टैब्लिश्ड रिलीजन और एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन, एक व्यक्ति जो ऐसे विश्वास रखता हो जिसमें मतलब जो भी धर्म संगत है या फिर ट्रेंड में है, उसके विरुद्ध उसके विचार हैं, उसको बोलते हैं हेरेटिक। गैलीलियो वॉज वंस कॉल्ड अ हेरेटिक, गैलीलियो को कभी कहा गया कि वो विधर्मी है। फॉर बिलीविंग दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये विश्वास करने के लिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जब ये बताया उसने तो लोगों ने कहा कि ये ट्रेंड के विरुद्ध बात करता है, ट्रेडिशनल बातें नहीं करता है। इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है बिना तैयारी के, एक्सटेम्परी कभी सुना होगा आपने, वही है ये इम्प्रॉम्प्टू। ये होता है ना एक्सटेम्परी, इसका प्रोनाउंसिएशन एक्सटेम्पोर नहीं होता, एक्सटेम्परी होता है। ठीक है, ये भी यही है, बिना तैयारी के। तो डन विदाउट एनी प्रिपरेशन और प्लानिंग, बिना योजना के, बिना तैयारी के कुछ किया गया हो, उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। ही गेव एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच दैट इम्प्रेस्ड एवरीवन, उसने एक बिना तैयारी के भाषण दिया और उस भाषण ने सभी को इम्प्रेस किया। क्लेप्टोमेनिया, मैनिया होता है पागलपन, मैनिया होता है दीवानापन, क्लेप्टो मतलब चोरी करने का, चोरी करने का पागलपन। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन हैज एन अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील थिंग्स, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, एक मानसिक डिसऑर्डर हो, जिसमें कोई व्यक्ति में इच्छा होती है, बहुत ही अनियंत्रित इच्छा होती है कुछ चुराने की। हर क्लेप्टोमेनिया मेड हर स्टील, उसका जो चोरी करने का पागलपन था उस कारण से उसने चुराया इवन यूजलेस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टोर, स्टोर से वो ऑब्जेक्ट्स भी चुरा लिए जो उसके किसी काम के नहीं था, यूजलेस थे। ये क्लेप्टोमेनिया है। मैनिया जहां भी लगेगा इसका मतलब वो ऑब्सेशन है आपके, वो चीज करने का पागलपन सवार है, धुन सवार है, उसके बिना, उस काम को किए बिना तुम रह ही नहीं सकते।
ये मतलब होता है। और देखिए 49 है, यूटिलिटेरियन, ये होता है उपयोगितावादी या व्यवहारिक। डिजाइन टू बी यूजफुल, मतलब यूटिलिटी होता है उपयोगिता, यूटिलाइज सुना होगा आपने, उपयोग करना, तो उसी का एक सिद्धांत है ये। डिजाइन टू बी यूजफुल और प्रैक्टिकल अदर देन डेकोरेटिव, मतलब कोई चीज ऐसे हो जो देखने में ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, लेकिन वो यूजफुल बहुत है, तो उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित जो है वो है। हिज अप्रोच टू एजुकेशन स्ट्रिक्टली यूटिलिटेरियन, उसकी जो अप्रोच एजुकेशन को लेकर वो बिल्कुल उपयोगितावादी है। फोकस्ड ऑन स्किल नॉट स्टाइल, स्किल पर फोकस्ड है, स्टाइल पर नहीं है। जीफर, जीफर का मतलब होता है मंद हवा, धीमी धीमी हवा। अ सॉफ्ट जेंटल एंड माइल्ड ब्रीज, एक बहुत ही भीनी भीनी हवा होती है, उसको जीफर बोलते हैं। अ कूल जीफर ब्रस्ड अक्रॉस द गार्डन इन द इवनिंग, एक बहुत ही ठंडी ठंडी हवा जो गार्डन में शाम को गार्डन से होकर गुजरी, ठीक है, वो जीफर है, मंद मंद हवा है। ये हुई कहानी आपके वन वर्ड्स की। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल का। सबसे पहले किस बारे में एडिटोरियल है, लेट्स सी। द एडिटोरियल सेज इंडिया लैक्स ए क्लियर रिफ्यूजी पॉलिसी, रिफ्यूजी होता है भाई शरणार्थी, मैं लिख देता हूं इसको। रिफ्यूजी मतलब जो शेल्टर लेता है, शरणार्थी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शरणार्थी, शरणार्थी। तो एडिटोरियल कहता है कि भारत में कमी है एक क्लियर रिफ्यूजी पॉलिसी की, भारत के पास एक स्पष्ट शरणार्थियों को लेकर नीति नहीं है। कोजिंग कंफ्यूजन बिटवीन रिफ्यूजी एंड इन्फिल्ट्रेटर्स, इस कारण से भ्रम पैदा होता है कि शरणार्थी कौन है और घुसपैठिया कौन है। ये होता है घुसपैठिए, घुसपैठिए। इसको इंग्लिश में इंट्रूडर बोलते हैं, इंटरपोलर बोलते हैं, वो आगे मिल जाएंगे सिनोनिम्स आपको। अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स लीड्स टू हैरेसमेंट ऑफ जेन्युइन रिफ्यूजीज, असमान व्यवहार जो है अलग अलग समूह को लेकर, इससे होता क्या है, इससे जो वास्तव में शरणार्थी हैं उसका भी प्रताड़ना उसकी हो जाती है, उसको भी हरेस होना पड़ता है। अ फेयर ह्यूमन पॉलिसी, एक निष्पक्ष, ह्यूमन मतलब एक मानवीय नीति, मतलब जो दया से भरी हुई नीति, इज अर्जेंटली नीडेड, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। टाइटल है रिफ्यूजीज एंड इन्फिल्ट्रेटर्स, मतलब शरणार्थी और घुसपैठिए, ठीक है। किसको लेकर लिखा गया है? ऑन डिफरेंट यार्ड स्टिक्स, यार्ड स्टिक्स का मतलब होता है पैमाना, और इन्फिल्ट्रेटर का मतलब घुसपैठिया है, तो ये तो है घुसपैठिया। इंटरपोलर, इंट्रूडर, ट्रेस पासर, ठीक है। यार्ड स्टिक का मतलब है पैमाना, स्टैंडर्ड बेंचमार्क क्राइटेरियन। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब है निष्पक्ष, जिसमें कोई जो पक्षपात ना करे। डिस्टिंक्शन का मतलब है अंतर, भेद। और फ्रेमवर्क का मतलब है ढांचा या तंत्र, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है? रिफ्यूजीज एंड इन्फिल्ट्रेटर्स का मतलब है शरणार्थी और घुसपैठिए। किसको लेकर लिखा है? ऑन डिफरेंट यार्ड स्टिक्स फॉर इंडियाज रिफ्यूजी कम्युनिटी, जो अलग अलग पैमाने हैं किसको लेकर? भारत के शरणार्थी समुदाय, रिफ्यूजी जो कम्युनिटी है, शरणार्थी समुदाय है, उसको लेकर जो अलग अलग पैमाने हैं उसके डिस्कशन हम करेंगे। इंडिया नीड्स अ रिफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट, भारत को आवश्यकता है, इंडिया यहाँ सब्जेक्ट है, नीड्स इसकी वर्ब है, भारत को जरूरत है किसकी? एक रिफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट की, एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जिसमें शरणार्थी की नीति हो, शरणार्थियों को लेकर नीति हो। दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो सीधी बात है इस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं। और ये डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए? ये इसकी वर्ब हो गई। ये निष्पक्ष होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो भारत को जरूरत है एक रिफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट की जो कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, जो कि बायस्ड ना हो। क्लियर? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज राइटली स्ट्रेस्ड द नीड टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन रिफ्यूजीज एंड इन्फिल्ट्रेटर्स। जो केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने ठीक ही, ये एडवर्ब है, ये दबाव दिया है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। स्ट्रेस ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है सीधा, ऑन नहीं आएगा, प्रेपोजिशन नहीं आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल ठीक ही जोर दिया है किस बात पर? द नीड, आवश्यकता पर। आवश्यकता किसकी? अच्छा,
नीड के बाद में अगर सीधा नाउन ही होता तो फोर लगाते हम, क्योंकि नीड भी यहाँ पे नाउन है, और नीड जब नाउन हो तो आगे फोर प्रपोजिशन लगता है, लेकिन यहाँ तो इन्फिनिटिव है क्योंकि टू के साथ बेस फॉर्म दे रखा है। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल ठीक जोर दिया है किस बात पर, आवश्यकता पर। आवश्यकता किसकी, कि भाई अंतर कीजिए, डिस्टिंक्शन कीजिए, किसके बीच में, रिफ्यूजीज और इन्फिल्ट्रेटर्स के बीच में, बिटवीन के साथ में एंड लगेगा, एंड के दोनों साइड चीजें सेम होती हैं, तो ये नाउन है और ये भी नाउन है। डिस्टिंक्शन नाउन है, ए डिटर्मिनर है, और टू मेक है वो क्या है, इन्फिनेटिव है। ठीक है, आगे चलिए। दो वैलिड, यद्यपि ये बात वैलिड भी है, ठीक भी है, ठीक है, लीगल है। दो मतलब यद्यपि होता है। द प्रॉब्लम लाइज इन, लाई के साथ इन लगता है, इसका मतलब है निहित है, और लाई की तीनों फॉर्म जो होती है वो ये बनती है, लाई, ले, लेन। ठीक है, प्रॉब्लम इस बात में निहित है, द एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स, किसमें निहित है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करने का प्रोसेस। क्या अप्लाई करना है, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर मतलब तो मानदंड है, वही मानक है, पैमाना है, और ऑब्जेक्टिव मतलब आपने किसी को टारगेट करके, है ना, टारगेट करके आपने पैरामीटर्स तय किए हैं। बाई दोज इन पावर, किसके द्वारा, वो लोग जो सत्ता में हैं, टू मेक अ डिस्टिंक्शन मतलब अंतर करने के लिए। ये कह रहा है लेखक कि भाई अमित शाह जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, तो यद्यपि ये वैलिड है, लेकिन प्रॉब्लम किस बात में है, कॉमा लगा दिया, इसका समझ जाओ कि दो है वो एडवर्सेटिव स्टेटमेंट्स को जन्म देता है, विरोधाभासी बातें करता है, तो इधर जब आपने कह दिया पॉजिटिव तो निश्चित है कि इसके बाद वाली बात कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो यहां यद्यपि ये बात वैलिड है, फिर भी प्रॉब्लम किस में निहित है, प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स को अप्लाई करने में। ठीक है, कि आप जो मानक आपने तय किए हैं, वो मानक आप टारगेट करके कि इस समुदाय के लिए ये मानक है, इस ग्रुप के लिए ये मानक है, इसके लिए ये मानक है, ऐसे तय किए हैं। ठीक है, उसको अप्लाई करने में निहित है। और ये पैरामीटर्स बनाए किसने हैं, ये बनाए हैं उन लोगों ने जो सत्ता में है। ठीक है, और किस लिए बनाए हैं, ये बनाए हैं डिस्टिंक्शन के लिए, अंतर करने के लिए। टू मेक का मतलब ये इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव है तो क्या बताता है, पर्पस, कि उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है अंतर करना, भेद करना। भेद किसमें करना है, शरणार्थी और घुसपैठियों में। इवन वेयर प्रॉपर पॉलिसी एंड अ लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट, वहां भी, इवन मतलब भी, ये स्ट्रेस डालने के लिए एडवर्ब लगता है। वेयर वहां, जहां, है ना, कहां, कहां, WH वर्ड जब प्रश्न पूछे बीच में आए तो जहां, तो उस स्थिति में भी या उस जगह पर भी जहां पे प्रॉपर पॉलिसी एंड अ लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट, जहां प्रॉपर पॉलिसी एक उचित नीति, एंड अ लीगल और एक न्यायिक कानूनी फ्रेमवर्क मतलब ढांचा एग्जिस्ट करता हो। ये एग्जिस्ट वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। इश्यूज में अराइज, तो वहां पे भी इश्यूज जो हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। ये मैं बताता है संभावना, पॉसिबिलिटी, इश्यूज की वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसको बोलेंगे, और ये मैन वर्ब है। ठीक है, वो राइज रोज रीजन वाली कहानी है। वैसे ही अराइज की फॉर्म बनती है, ये फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, अरोज, अ रीजन, ये तीनों फॉर्म्स। तो ये कह रहा है वहां भी जहां पे प्रॉपर पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क है, मान लिया कि आपके पास पॉलिसी बहुत ही सही है, आपके पास जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, तंत्र है, स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, वो भी बिल्कुल ठीक है, लीगल है, फिर भी मुद्दे, इश्यूज तो हैं, विवाद तो जन्म लेते हैं, इश्यूज तो वहां भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बता रहा है, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए भाई। ऑल्सो एट प्ले, एट प्ले का मतलब है जो चीज क्रियाशील है, जो चीज पार्टिसिपेट कर रही है, तो जो चीज शामिल है या सक्रिय है, जो क्रियाशील है, उसको बोलेंगे एट प्ले। ठीक है, इन्वॉल्व, एक्टिव, फंक्शनिंग, ऑपरेटिंग। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है समग्र, जिसमें सब कुछ शामिल हो। और आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वच्छंद, मनमाने ढंग से, मनमाने तरीके से। ठीक है, कैप्रिशियस, रैंडम, विम्सिकल। ऑल्सो एट प्ले, साथ में ही, ऑल्सो है वही एडवर्ब है, और ये सेंटेंस के स्टार्ट में लगता है। साथ ही में कौन सी चीज एक्टिव है, कौन सी चीज पार्टिसिपेट करती है, वो क्या है, देखो ये द लेवल सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये इन्वर्जन लग रहा है, यहाँ पे ये वर्ब आ रही है। एट प्ले वैसे प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन वैसे ये पूरा का पूरा एडवर्ब बना रहा है, और एडवर्ब अगर कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज बना रही है तो वहां पे इन्वर्जन लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्जन है।
तो साथ ही में कौन सी चीज एक्टिव है, कौन सी चीज यहाँ पार्टिसिपेट करती है, कौन सी चीज यहाँ फंक्शनिंग में है, वो है लेवल ऑफ ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग। कि जो अधिकारी हैं उनकी समझ का स्तर कैसा है, वो भी यहाँ पे मामला है कि आप किसी चीज में अंतर करना चाहते हो कि घुसपैठिए कौन है, शरणार्थी कौन है। हालांकि यहाँ जो नीति बनाते हैं वो लोग ही निष्पक्षता नहीं बरतते हैं। वो लोग ही कहते हैं कि इस कम्युनिटी को तो घुसपैठिया मान लो, इस कम्युनिटी को शरणार्थी मान लो, तो फिर प्रॉब्लम आती है, उसी को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही में यहाँ पे ये भी बात मैटर करती है क्या, ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग का लेवल कैसा है। इन इंडिया, भारत में, ये एडवर्ब है, जगह बता रहा है। विच इज नॉट अ सिग्नेटरी, विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो इंडिया के लिए आ रहा है। भारत में, भारत जो कि हस्ताक्षर करता नहीं है, सिग्नेटरी नहीं है टू द 1951 यूएन कॉन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज। इसका मतलब हस्ताक्षर करता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संधि है किसको लेकर, शरणार्थियों के स्टेटस को लेकर। एक 1951 की एक संधि है। इस कन्वेंशन का मतलब पैक्ट, अग्रीमेंट, ये सब होता है, पैक्ट, ट्रीटी, संधि। तो संयुक्त राष्ट्र की 1951 संयुक्त राष्ट्र संधि है रिफ्यूजीज के स्टेटस को लेकर। उसमें भारत सिग्नेटरी नहीं है, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। 1967 प्रोटोकॉल, और ये जो प्रोटोकॉल है 1967 वाला, इसमें भारत हस्ताक्षर करता नहीं है। देर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल लॉ, देयर एडवर्ब है, और देयर से स्टार्ट करने पर इन्वर्जन लगता है तो ये वर्ब है, और ये नो कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल लॉ है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है। कोई भी समग्र मतलब सब कुछ एक में ही हो, ऐसा कोई सिंगल लॉ नहीं है डिफाइनिंग जो ये परिभाषित करे हु अ रिफ्यूजी इज। अब चूंकि वैसे तो हु WH वर्ड है, सीधा वर्ब लगनी चाहिए थी आगे, लेकिन ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये सबऑर्डिनेट क्लोज बन रहा है, क्वेश्चन नहीं बना रहा है, इसलिए पहले सब्जेक्ट आया है फिर वर्ब आई है कि कौन है शरणार्थी। ठीक है, कौन शरणार्थी है। लिविंग स्कोप फॉर आर्बिट्रेरी एक्शन, और इससे क्या होता है, इससे गुंजाइश रह जाती है आर्बिट्रेरी एक्शन की, उन कामों की, उन कार्यवाही की जो कि आर्बिट्रेरी होगी, जो मनमाने ढंग से की जाएंगी। फिर समझ लो, कह रहा है कि भारत में, अब यहां से पढ़ो, सीधा सीधा पढ़ लो चाहे, भारत में कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल लॉ नहीं है, भारत में कोई भी ऐसा एक सिंगल कानून नहीं है जो सबको मिलाकर बनाया गया हो और जो ये डिफाइन कर देता हो कि शरणार्थी की ये परिभाषा है। अब जब कोई कानून नहीं है तो इससे क्या होता है, इससे गुंजाइश रह जाती है कि आप मनमाने ढंग से एक्शन लेते हो। ठीक है, ये मतलब है। बीच में कहा कि भारत जो है ना तो इसका और ना ही इसका हस्ताक्षर करता है, ये पूरी कहानी है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, लो है वो नाउन है, सिंगल है वो एडजेक्टिव है, कॉम्प्रिहेंसिव भी एडजेक्टिव है, और नो है वो डिटर्मिनर। सबसे पहली पोजीशन डिटर्मिनर की होती है, याद रखिएगा सेंटेंस में। आगे चलें। आर्बिट्रेरी एडजेक्टिव है, एक्शन नाउन है यहाँ पे। टिल द एंड ऑफ, देखो याद रखो कि चाहे बिगिनिंग दे रखा हो या मिडल दे रखा हो या एंड दे रखा हो, इनमें से कुछ भी दे रखा हो तो इससे पहले द का प्रयोग हम करते हैं। द बिगिनिंग होता है, द मिडल होता है, द एंड होता है। लेकिन अगर इनमें से कुछ साथ में दे रखा हो, जैसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ये एक अपवाद है इसका, मैं अगर ऐसे लिखता फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो यहां पे आप देखिए कुछ भी नहीं आएगा, ना आर्टिकल यहां आएगा ना एंड से पहले, अलग अलग हो तो दे लगता है। तो टिल द एंड ऑफ मार्च 2025, 2025 के अंत तक, मार्च 2025 के अंत तक, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, एक्सेप्ट फॉर, रेदर देन, और रिफ्यूज सीकर का मतलब होता है शरणार्थी मानो, शरण लेने वाले शरणार्थी, जो शरण स्थल खोजते हैं उनको बोलते हैं रिफ्यूज सीकर। तो मार्च 2025 के अंत तक सिटीजनशिप एक्ट, एक्ट जो भी होगा उससे पहले द आएगा। ठीक है, यहां देखो एक्ट द आ रहा है। इसके अलावा, किसके अलावा, सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता संबंधी एक अधिनियम है 1955, और एक पासपोर्ट अधिनियम है 1968, यहां भी एक्ट है तो दे लग गया। इनके अलावा 3 लॉज, 3 कानून, और 3 कानून कौन कौन से वो समझाने की जरूरत नहीं है, ये ब्रैकेट में दे रखा है आपको, यहां तक ये 3 कानून वर अप्लाइड, इन कानूनों को अप्लाई किया गया, ये वर्ब है, पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का। अप्लाई के साथ अभी हमने सीखा टू लगेगा, तो टू लगा, अभी बताया था मैंने फिक्स प्रिपरेशन में। और अप्लाई क्यों किया गया, डील करने के लिए
डील मतलब यहाँ पे हैंडल या टैकल है, और जब डील का मतलब हैंडल या टैकल होता है तो उसमें डील में विद लगता है। किससे निपटने के लिए? फॉरेन नेशनल्स, विदेशी नागरिकों से। नेशनल जब नाउन होता है तो इसका मतलब सिटीजन होता है। नेशनल जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब राष्ट्रीय होता है, ठीक है। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है। कौन शामिल है? रिफ्यूज सीकर्स, मतलब शरणार्थी शामिल हैं। फिर समझिए, टिल द एंड ऑफ मार्च 2025, मार्च 2025 के एंड तक, सिटीजनशिप एक्ट 1955 और पासपोर्ट एक्ट 1967, इनके अलावा तीन कानून, जिसमें एक कानून का नाम है फॉरेनर्स एक्ट 1946, दूसरा कानून रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, तीसरा है एंड द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, एक्ट से पहले द लग रखा है। इन तीन कानूनों को लागू किया गया। किस लिए? विदेशी नागरिकों से निपटने के लिए, जिसमें शरणार्थी शामिल हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है यहाँ पे। फ्रॉम अप्रैल, ये तो मार्च तक की बात थी, आगे बढ़ेंगे तो अप्रैल से क्या हुआ? अप्रैल से द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, ये एक और एक्ट है, दे लग गया, ये एक सब्जेक्ट है। इस एक्ट ने विस्थापित किया, रिप्लेस किया, रिप्लेस ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा ऑब्जेक्ट लगता है। किसको रिप्लेस किया? तीन ऐसे कानूनों को जो कि आजादी से पहले थे। एंड सबसुम्ड, सबसुम का मतलब है शामिल करना, सबसुम का मतलब क्या है? शामिल करना, इंक्लूड या इनकॉर्पोरेट। और स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है? सिस्टमेटाइज करना, सिंप्लीफाई करना, ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना, संगठित करना या सिस्टम में ढालना या आसान बनाना, ये सब मतलब है इसके, आसान बनाना। तो अप्रैल से क्या हुआ? अप्रैल से इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट ने क्या किया? तीन ऐसे कानूनों को रिप्लेस किया जो इंडिपेंडेंस से पहले थे। और इमिग्रेशन एक्ट जो था 2000 वाला, ये भी एक्ट से पहले दे लग गया, इसको कर दिया, शामिल कर लिया, इसको मर्ज कर लिया, विलय कर लिया इसका, ठीक है। वाइल, वाइल का मतलब ऑल दो या दो होता है, कंजंक्शन है और विरोधाभासी वाक्यों के लिए आता है। यद्यपि इसने क्या किया? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। यद्यपि इसने स्ट्रीमलाइन किया, यद्यपि इसने आसान कर दिया, रीऑर्गेनाइज या सिस्टमेटाइज कर दिया, किसको? लीगल फ्रेमवर्क। यद्यपि इसने क्या कर दिया? लीगल फ्रेमवर्क को सही कर दिया। द एब्सेंस ऑफ अ रिफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट, लेकिन फिर भी रिफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो था नहीं, रिफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट की एब्सेंस थी। इसके चलते इसने क्या किया? इस एब्सेंस ने, ये सब्जेक्ट है, इस एब्सेंस ने क्या किया? इसने हैज ऑल्सो लेड टू डिफरेंट यार्डस्टिक्स, इसने अलग अलग जो मानक थे वो बना दिए। लेड टू मतलब परिणित कर दिया। रिजल्ट इन, ये बताता हूं मैं हर दिन ही आपको कि लीड टू का मतलब रिजल्ट इन होता है, लीड टू का मतलब गिव राइज टू होता है, ठीक है। लीड टू का मतलब कोज होता है, कारण बनना। अलग अलग मानक बना दिए, किसके? रिफ्यूजी कम्युनिटी के, भारत में। बात वही है, घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं। यद्यपि इस चीज ने क्या किया? ये जो प्रोसेस हुआ, इसने लीगल फ्रेमवर्क जो है, कानूनी जो सिस्टम है, उसको स्ट्रीमलाइन किया, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया। फिर भी इस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट की अनुपस्थिति थी, इसके चलते अलग अलग मानक बन गए, किसके लिए? भारत में शरणार्थी समुदाय के लिए। क्लियर? आगे देखिए, वाइल देयर वॉज अ रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, वाइल कंजंक्शन है, देयर एडवर्ब है। यद्यपि, देयर एडवर्ब है तो इन्वर्जन है, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट उल्टा लगेगा देयर से स्टार्ट होने पर, और कंजंक्शन है तो आगे स्टार्ट इसी से मानो, देयर से आप। तो यद्यपि एक पुनर्वास नीति थी, रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास। यद्यपि एक पुनर्वास नीति थी 2014 में, किसके लिए? 63,000 टिबेटन रिफ्यूज के लिए, टिबेटन मतलब तिब्बती शरणार्थियों के लिए। तो यद्यपि एक 2014 में 63,000 तिब्बती शरणार्थियों के लिए एक पुनर्वास नीति थी। अब दूसरा क्लोज है वो विरोधाभासी होगा, क्योंकि वाइल से स्टार्ट किया तो उल्टा कर दो। फिर भी देर इज नो सच डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है फॉर द नियरली 90,000 श्रीलंकन तमिल्स, 90,000 श्रीलंकन तमिल्स के लिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। यद्यपि तिब्बती शरणार्थियों के लिए पुनर्वास नीति थी 2014 में, लेकिन श्रीलंकन तमिल के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ऐसा। अच्छा, सच जो है नो डिटर्मिनर है, सच भी डिटर्मिनर मानो, वैसे एडजेक्टिव कह सकते हो, और ये नाउन है, ठीक है। एट द एंड ऑफ जून 2023, मैंने कहा था एंड से पहले द लगेगा,
तो जून 2023 के एंड में द पॉपुलेशन ऑफ रिफ्यूजीज और पर्सन्स ऑफ कंसर्न मतलब ऐसे लोग जो रिस्क पर हैं, जो खतरे में हैं, जिसके प्रति चिंता होनी चाहिए। तो कह रहा है 2023 जून 2023 के एंड में शरणार्थियों की जनसंख्या या भारत में उन लोगों की जनसंख्या जो रिस्क पे हैं वॉज, ये पॉपुलेशन सब्जेक्ट है, इन लोगों की जनसंख्या कितनी थी? वो थी 2.11 लाख से ज्यादा। ठीक है, ब्रैकेट में कहा कि इसमें इनको भी शामिल किया गया है, इनमें गिनती उनकी भी है। ठीक है, ऑल्सो काउंटिंग दोज फ्रॉम, मतलब ये वो भी हैं जो यहां से आए थे। ठीक है, फिर कह रहा है एनी अनडॉक्यूमेंटेड और ओवर स्टेइंग रिफ्यूजी, कोई भी ऐसा रिफ्यूजी, अब ये एनी जो है ना वो पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में जनरली तो आता नहीं है, लेकिन अगर आता है तो इसका मतलब है कोई भी, कैसा भी, कहीं भी, अगर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एनी जनरली कहां आता है? जनरली तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में आता है, ये तो जनरल कंडीशन है इसकी। ठीक है, और एनी अफर्मेटिव सेंटेंस में कब आता है? जब इसको आप प्रयोग करो, कैसे? जब आप इसको यूज करो ऑल ऑप्शंस अवेलेबल के अर्थ में, जब सारे विकल्प उपलब्ध हो, इस मीनिंग में लेके चलोगे तो आप इसके अंदर ये कर सकते हो, एनी का प्रयोग अफर्मेटिव में। तो कोई भी ऐसा रिफ्यूजी जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या ऐसा रिफ्यूजी जो जरूरत से ज्यादा समय तक रह गया है, ओवर स्टे कर चुका है, जितने समय अवधि उसको दी गई थी उससे अधिक समय तक ठहर गया है, इज रिगार्डेड, उस, अब देखो और के बाद जो होता है ना उसको मानते हैं सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट ये वर्ब, उसको माना जाता है। ये पैसिव का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, रिगार्ड के साथ एज लगता है, उसको मानते हैं। रिगार्ड का मतलब है यहाँ पे कंसीडर, उसको माना जाता है किस रूप में? इलीगल माइग्रेंट के रूप में। ठीक है, ये एक इलीगल माइग्रेंट है, और किसके अकॉर्डिंग? सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। आप पूछोगे दै क्यों नहीं लगाया? लगा दो, बस ये इंगित करने के लिए, हिंट देने के लिए आया, इसलिए इसने ऐसे रख दिया। ही कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, और उसको कहा जा सकता है, ये वही है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है या ओवर स्टे कर चुका है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ऑल्सो मैन वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, जो कि अगर बी, बीन, बीइंग दे रखा होता है तो उससे पहले आता है। ऑल्सो का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और बी, बीन, बीइंग के बीच में होता है, अगर ये स्ट्रक्चर हो तो। वैसे तो मैन वर्ब के पहले ही होता है, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर हो तो बी, बीन, बीइंग के बीच में आएगा। ठीक है, और ये पैसिव है कैन का, तो उसको कहा जा सकता है इनफिल्ट्रेटर, उसको घुसपैठिया भी कहा जा सकता है। 10 इस प्रकार से, ये इलेटिव कंजंक्शन है, 10 मतलब आपको परिणाम बता रहा है। इस प्रकार से जेन्युइन एंड हार्मलेस रिफ्यूजीज, जो वास्तव में रिफ्यूजी हैं और जो हानि नहीं पहुंचाएंगे, ऐसे रिफ्यूजीज हैं। रिस्क फेसिंग हैरेसमेंट, उनको खतरा है। रिस्क के बाद जब भी कोई वर्ब लगती है, याद रखो पहले भी हमने देखा है ऐसा, रिस्क के बाद जब भी आपको वर्ब लगानी हो तो जेरेंड लगाया करो। रिस्क के बाद जब भी कोई वर्ब लगानी हो तो क्या लगानी है? जेरेंड लगानी है, आपको आईएनजी लगाना है। इस प्रकार से जो वास्तव में और हार्मलेस रिफ्यूजीज हैं, उनको खतरा होता है किस चीज का? हैरेसमेंट को फेस करने का, प्रताड़ना झेलने का। हैरेसमेंट का मतलब है परसेक्यूशन, ये होता है प्रताड़ना। ठीक है, टॉर्चर कह सकते हो। ये लिख रखा है ना, सॉरी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हैरेसमेंट, प्रताड़ना, मिसट्रीटमेंट, परसेक्यूशन। ठीक है, तो इसका खतरा होता है। तो ये आपका एडिटोरियल हुआ आज का। आप एक बार मैच द कॉलम एक्सरसाइज देख लीजिए, क्या क्या आंसर आएंगे। रिफ्यूजी का मतलब शरणार्थी है, तो शरणार्थी के लिए पर्सन हु लीव्स देयर कंट्री टू सीक, डी आ जाएगा। थोड़ा कटा हुआ आगे। इनफिल्ट्रेटर, टू इंक्लूड और मर्ज टू स्ट्रक्चर अ पर्सन हु एंटर्स सीक्रेटली और इलीगली, सी आ जाएगा, घुसपैठिया। फ्रेमवर्क, द स्ट्रक्चर और सिस्टम, बी। रिहैबिलिटेशन, द एक्ट ऑफ रीसेटलिंग, ई। और सबसुम मतलब इंक्लूड, ये आंसर है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। सेशन नंबर 154 हमने डिस्कस कर लिया है। कल ठीक शाम 5 बजे एक नया सेशन हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।